नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र बुक से यूपी ट्रिपल एससी बीपीओ के लिए योजनाओं वाली क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश की नीतियां और योजनाएं जो हैं 2 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग कृषि एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित जितनी भी नीतियाँ और योजनाएँ हैं वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो योजना है डिजिटल कृषि मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। तो 2 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने 2,817 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें केंद्र का 1940 करोड़ रुपए का हिस्सा शामिल है। कृषि से संबंधित जो है काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो प्रमुख तथ्य देखते हैं। तो इस मिशन की परिकल्पना डिजिटल कृषि पहलों का समर्थन करने वाली एक व्यापक योजना के रूप में की गई है, यथा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण करना, डिजिटल आम फसल अनुमान सर्वेक्षण DGCES को लागू करना, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों द्वारा अन्य IT पहलों को अपनाना। ध्यातव्य है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण की घोषणा की थी। इसके अलावा बजट 2024-25 में कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI पहल में और वृद्धि की घोषणा की गई है। कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI। कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI का उद्देश्य किसानों के बारे में प्रमाणित जनसांख्यिकी विवरण, भूमिगत जोत और बोई गई फसलों सहित एक व्यापक और उपयोगी डेटा प्रदान करना है। इसमें राज्य सरकार की नीति के अनुसार किसान और किराएदार किसान शामिल होंगे। ये पशुधन, मछली पालन, मृदा स्वास्थ्य, अन्य कृषि कार्यों, पारिवारिक विवरणों, योजनाओं और प्राप्त लाभों पर किसानों के डेटा का उपयोग करने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार के मंत्रालयों से के संबंधित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से भी जुड़ेगा। इससे कृषि क्षेत्र में नवीन किसान केंद्रित डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। विकसित भारत का @ 2047 के विजन के अनुरूप कृषि के लिए DPI डिजिटल कृषि मिशन की बुनियाद है। इस मिशन के तहत बनाए जाने वाले 3 DPI हैं। नंबर 1 एग्रीस्टैक, नंबर 2 कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और नंबर 3 मृदा प्रोफाइल मैपिंग। ये हो गया। ये DPI किसान केंद्रित डिजिटल सेवाओं को सक्षम करने और के अलावा कृषि क्षेत्र के लिए समयबद्ध और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराएंगे। एग्रीस्टैक एक किसान केंद्रित DPI है। तो एग्रीस्टैक जो है ये किसान केंद्रित DPI है जो किसानों को कुशल, आसान, तेज सेवाएं और योजनाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। इसमें कृषि क्षेत्र की 3 मूलभूत रजिस्ट्री या डेटाबेस शामिल हैं। ये हैं किसान रजिस्ट्री, भू संदर्भित गाँव के नक्शे और बोई गई फसल की रजिस्ट्री। इन्हें राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाया और सहेजा जाता है। एकीकृत पहचान। एग्रीस्टैक के अंतर्गत किसानों को आधार के जैसे ही एक डिजिटल पहचान किसान ID दी जाएगी, जो एक भरोसेमंद किसान की पहचान होगी। ये किसान ID राज्य के भूमि अभिलेखों, पशुधन स्वामित्व, बोई गई फसलों, जनसांख्यिकीय विवरण, पारिवारिक विवरण, योजनाओं और प्राप्त लाभों आदि से गतिशील ढंग से जुड़ी होंगी। किसानों द्वारा बोई गई फसलों को मोबाइल आधारित ज़मीनी सर्वेक्षण यानी प्रत्येक मौसम में आयोजित किए जाने वाले डिजिटल फसल सर्वेक्षण के जरिए दर्ज किया जाएगा। एग्रीस्टैक को लागू करने के लिए बुनियादी IT अवसंरचना विकसित की गई है और प्रायोगिक आधार पर इसका परीक्षण पहले ही किया जा चुका है। किसान पहचान पत्र बनाने के लिए इन 6 राज्यों के एक जिले में पायलट प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, गुजरात के गांधीनगर, महाराष्ट्र के बीड, हरियाणा के यमुनानगर, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब और तमिलनाडु के विरुधनगर में 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल पहचान बनाने का लक्ष्य है। इनमें वित्त वर्ष 2024-25 में 6 करोड़ किसानों, वित्त वर्ष 2025-26 में 3 करोड़ किसानों और वित्त वर्ष 2026-27 में 2 करोड़ किसानों के पहचान पत्र बनाना शामिल हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश का जो है फर्रुखाबाद जिला जो है इसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये चलाया जा रहा है। बोई गई फसल की रजिस्ट्री बनाने के लिए 2023-24 में 11 राज्यों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण का एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया। इसके अलावा 2 साल में पूरे देश में डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें वित्त वर्ष 2024-25 में 400 जिले और वित्त वर्ष 2025-26 में सभी जिले जो हैं शामिल किए जाएंगे। कृषि निर्णय सहायता प्रणाली फसलों, मिट्टी, मौसम, जल संसाधनों आदि पर रिमोट सेंसिंग आधारित जानकारी को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक भू-स्थानिक प्रणाली बनाएगी। इस मिशन के अंतर्गत देश की लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि के 1:10,000 के पैमाने पर विस्तृत मृदा प्रोफाइल मानचित्र तैयार किए जाने की परिकल्पना की गई है। डिजिटल आम फसल अनुमान सर्वेक्षण
DGCES वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर उपज का अनुमान देगा। ये पहल कृषि उत्पादन का सटीक अनुमान लगाने में बहुत उपयोगी साबित होगी। विश्लेषण देख लेते हैं तो भारत की आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष औसतन 4.18% की वृद्धि हुई है। भारत में अपने खाद्यान्न का 7% से अधिक निर्यात करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग 42.3% आबादी को आजीविका सहायता प्रदान करता है एवं देश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्य पर इसकी हिस्सेदारी जो है ये 18.2% है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि एक तरफ तो कृषक पूरे देश को खाद्यान्न उपलब्ध करवाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका जीवन उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया है जितनी बेहतर स्थिति उनको प्राप्त करनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा इस मिशन को प्रारंभ किया गया है। यह मिशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिमोट सेंसिंग जैसे आधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके किसानों और कृषि क्षेत्र के हितधारकों के लिए सेवा वितरण तंत्र को और ज़्यादा कुशल और पारदर्शी बनाएगा। साथ ही किसान स्वयं को डिजिटल तौर पर पहचानने और प्रमाणित करने में सक्षम होगा। अगली योजना है क्रेडिट गारंटी योजना। ये भी इंपॉर्टेंट योजना है, क्रेडिट गारंटी योजना। 20 जुलाई 2023 को पशुपालन एवं डेयरी विभाग, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पशुपालन अवसंरचना विकास निधि AHIDF, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, तो ये याद रखिएगा, के तहत पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना जो है प्रारंभ की गई है। उद्देश्य क्या है? ऋणदाता द्वारा परियोजना व्यवहार्यता को महत्व देना तथा शुद्ध रूप से वित्त पोषित परिसंपत्तियों की प्राथमिक सुरक्षा के आधार पर ऋण सुरक्षा सुनिश्चित करना। प्रमुख तथ्य क्या है? तो भारत सरकार द्वारा इस योजना के ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा पशुधन क्षेत्र में लगे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को जोखिम मुक्त ऋण के सुचारू प्रवाह की सुविधा हेतु लागू किया गया है। योजना के संचालन हेतु पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा 750 करोड़ रुपये के एक क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की गई है, जो पात्र ऋणदाता संस्थानों द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, यहाँ पे कट गया है, को दी जाने वाली सुविधाओं को 25% क्रेडिट जो है गारंटी कवरेज प्रदान करेगा। यहाँ पे दिया गया है पात्र ऋणदाता संस्थानों द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं को 25% तक क्रेडिट गारंटी कवरेज जो है ये प्रदान करेगा। क्रेडिट गारंटी स्कीम मुख्य रूप से पशुधन क्षेत्र के वंचित तथा यहाँ पे वंचित लिखा गया है, वंचित तथा अल्प सेवा क्षेत्र सेक्टर के लिए वित्त की सुविधा जो है प्रदान करने में सहायता करती है। आगे देखते हैं। यह योजना पहली पीढ़ी के ऐसे उद्यमियों एवं समाज के वंचित वर्ग के लोगों को उधारदाताओं से वित्तीय सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, जिनके पास अपने उद्यमों हेतु विपणन योग्य धन का अभाव होता है। इस योजना हेतु 750 करोड़ रुपए के जिस क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की गई है, उसकी व्यवस्था प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत 15,000 करोड़ रुपए से स्थापित पशुपालन अवसंरचना विकास नीति AHIDF के माध्यम से की गई है। इस 750 करोड़ रुपए की निधि का प्रबंधन जो है नाबार्ड द्वारा किया जाएगा। ये याद रखने जो है, इस 750 करोड़ रुपए की निधि का प्रबंधन जो है ये नाबार्ड द्वारा किया जाएगा। क्रेडिट गारंटी केवल उन परियोजनाओं के लिए प्रदान की जाएगी जो व्यवहार्य हैं तथा MSMEs द्वारा निर्धारित सीमा के तहत आच्छादित की गई हैं। क्रेडिट गारंटी फंड, तो 750 करोड़ रुपए से स्थापित क्रेडिट गारंटी फंड CGF पशुपालन और संरचना विकास नीति AHIDF स्कीम की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग DAHD के नई पशुपालन और संरचना विकास निधि AHIDF स्कीम के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की ऋण गारंटी हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना के लिए नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NB संरक्षक ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, नैब संरक्षक ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक ट्रस्ट का गठन किया है। मार्च 2021 में स्थापित यह फंड ट्रस्ट कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में AHIDF की गारंटी स्कीम के तहत देश का पहला फंड ट्रस्ट है। कृषि अवसंरचना निधि, 8 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना निधि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत वित्त पोषण सुविधा के लिए एक देशव्यापी केंद्रीय क्षेत्र सेंट्रल सेक्टर योजना को अपनी मंजूरी प्रदान की है। 9 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया। इस योजना की समय सीमा जो है वित्तीय वर्ष 2020-21 से लेकर वित्तीय वर्ष 2029-30 के लिए होगी। उद्देश्य क्या है?
देश में कृषि अवसंरचना में सुधार के क्रम में प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना का विकास करना, उपज बढ़ाने हेतु सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए धन को उपलब्ध कराना, ब्याज छूट और ऋण गारंटी के माध्यम से किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमों को निवेश बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, कृषि क्षेत्र में आधारित तंत्र को और अधिक मजबूत बनाना, जिससे देश के बड़े बाजारों तक किसानों की पहुँच सुनिश्चित की जा सके। प्रमुख तथ्य क्या है? तो इस योजना के तहत यदि किसी व्यक्ति को पहले से किसी योजना का लाभ मिल रहा है, तब भी वह इसका लाभार्थी बन सकता है। इस वित्त पोषण सुविधा के अंतर्गत सभी प्रकार के ऋणों में प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी, जो अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज CGTMSC योजना के अंतर्गत इस वित्त पोषण सुविधा के माध्यम से पात्र उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। इस कवरेज के लिए शुल्क का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से बजटीय सहायता के रूप में कुल बहिर्गमन 10,736 करोड़ रुपए का होगा। इस वित्त पोषण सुविधा के अंतर्गत पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्ष के लिए हो सकता है। कृषि अवसंरचना निधि का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में कृषि अवसंरचना निधि हेतु 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में आवंटित राशि से 100 करोड़ रुपए अधिक है। विश्लेषण। तो केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक फसल सुरक्षित रख सकेंगे। ऐसी अवसंरचना का विकास प्रकृति की अनियमितताओं, क्षेत्रीय विषमताओं, मानव संसाधन के विकास और हमारे सीमित भूमि संसाधन की पूर्ण क्षमता के उपयोग का भी समाधान कर सकेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये इंपॉर्टेंट योजना है। तो मत्स्य पालन क्षेत्र की असीम संभावनाओं को देखते हुए 20 मई 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है PMMSY को स्वीकृति प्रदान की। इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखिएगा। 20 मई 2020 को। विजन क्या है? तो पारिस्थितिकी रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहारिक और सामाजिक रूप से समावेशी मात्स्यिकी क्षेत्र का एक ऐसा क्षेत्र है जो संधारणी और दायित्वपूर्ण तरीके से देश के मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य हितधारकों की आर्थिक समृद्धि तथा उनकी खुशहाली और देश के खाद्य और पोषण सुरक्षा में योगदान करती है। लक्ष्य क्या है? तो मत्स्य उत्पादन को मौजूदा 2018-19 के 137.58 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 तक 220 लाख मीट्रिक टन करना। तो ये इसका लक्ष्य रखा गया है, 2024-25 तक 220 लाख मीट्रिक टन करना। मत्स्य उत्पादन में लगभग 9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखना। कृषि जीवीए में मत्स्य क्षेत्र की जीवीए के योगदान को 7.28% 2018-19 से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 तक 9% करना। मत्स्य उत्पादों के निर्यात से होने वाली मौजूदा 46,589 करोड़ रुपए 2018-19 आय को 2024-25 तक जो है लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना। मौजूदा समय में मत्स्य पालन क्षेत्र की उत्पादकता 3 टन प्रति हेक्टेयर है। इसे वर्ष 2024-25 तक बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर करना है। उत्पादन के दौरान तथा उसके पश्चात पोस्ट हार्वेस्ट 20-25% के क्षय को कम कर वर्ष 2024-25 तक जो है ये 10% स्तर पर लाना है। घरेलू मत्स्य उपभोग को वर्तमान में 5-6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 तक 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति करना। वर्ष 2024-25 तक 55 लाख प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार मत्स्य क्षेत्र में सृजित करना। उद्देश्य। तो देश की मत्स्य पालन क्षमता का समतापूर्ण, न्यायसंगत, अस्थायी, उत्तरदायित्वपूर्ण एवं समावेशीपूर्ण तरीके से दोहन करना। जल एवं भूमि के विस्तार, गहनता, विविधीकरण तथा लाभकारी उपयोग के माध्यम से मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना। उत्पादन के पश्चात प्रबंधन तथा मत्स्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार की आधुनिक एवं वैश्विक मानकों के अनुरूप स्वीकृत व्यवस्था को अपनाया जाना। उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक विस्तृत मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण करना तथा मजबूत बनाना। मछुआरों एवं मत्स्य किसानों की आय को दोगुना करना तथा रोजगार सृजन करना। कृषि क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन तथा निर्यात में वृद्धि करना। तो इसका उद्देश्य है। इसके साथ साथ सशक्त मत्स्य प्रबंधन एवं नियामक ढांचा तैयार करना। मछुआरों और मत्स्य उत्पादक किसानों को शारीरिक, भौतिक और आर्थिक सुरक्षा जो है प्रदान करना। कार्यान्वयन इसका देखेंगे तो PMMSY
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन के दो प्रमुख घटक होंगे। पहला, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। दूसरा, केंद्र प्रायोजित योजना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। योजना में कुल 20,050 करोड़ रुपए निवेश हेतु अनुमोदित हैं, जिसमें 9,407 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा और 4,880 करोड़ रुपए का राज्य का हिस्सा और 5,763 करोड़ रुपए का लाभार्थियों का हिस्सा शामिल है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत 1,720 करोड़ रुपए का परिव्यय केंद्र सरकार करेगी। इसके तहत संपूर्ण परियोजना खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि केंद्र प्रायोजित योजना का परिव्यय जो है 18,330 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। केंद्र प्रायोजित योजना को पुनः दो भागों में विभक्त किया गया है, तो लाभार्थी उन्मुख और गैर लाभार्थी उन्मुख, इन दो भागों में है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो लाभार्थी तथा गैर लाभार्थी घटकों की अग्रलिखित 3 गतिविधियों के अंतर्गत हितबद्ध किया गया है। उत्पादकता तथा उत्पादन में वृद्धि, आधारभूत ढांचा और उत्पादित फसल का प्रबंधन तथा मत्स्य प्रबंधन और नियमन के लिए एक तंत्र का निर्माण। नवीन एवं उभरती हुई तकनीकी जैसे पुनर्परिसंचरणीय मत्स्य पालन पद्धति RAS, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, जहां घर में ही मत्स्य उत्पादन किया जाता है, बायोफ्लॉक टैंक में मछली पालना, एक्वापोनिक्स, केज कल्टीवेशन आदि का उपयोग कर उत्पादन बढ़ाना, ठंडे जल में तथा लवणीय जल में मत्स्य पालन के विकास पर ध्यान केंद्रित करना, रोजगार बढ़ाने में सक्षम कुछ व्यावसायिक एवं सजावटी मत्स्य पालन गतिविधियों जैसे समुद्री घास की खेती, सजावटी मछलियों तथा समुद्री कृषि को प्रोत्साहन देना। कुल निवेश देखते हैं तो 20,050 करोड़ रुपए, केंद्रीय प्रायोजित घटक CSS 18,330 करोड़ रुपए, कुल केंद्रीय व्यय जो है 9,407 करोड़ रुपए, केंद्रीय सेक्टर घटक जो है 1,720 करोड़ रुपए। केंद्रीय प्रायोजित घटक जो है 18,330 करोड़ रुपए, केंद्रीय सेक्टर घटक जो है 1,720 करोड़ रुपए, कुल केंद्रीय व्यय जो है 9,407 करोड़ रुपए। केंद्रीय हिस्सा 7,687 करोड़ रुपए होगा ये, और राज्य का हिस्सा जो है 4,880 करोड़ रुपए, व्यक्तिगत या लाभार्थी हिस्सा जो है 5,763 करोड़ रुपए है। कार्यान्वयन अनुसूची 5 वर्ष 2020-21 से लेके 2024-25 तक। प्रगति 31 अगस्त 2024 तक की अद्यतन स्थिति के अनुसार यह योजना देश के 35 राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों में प्रभावी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु 2352 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो 2024-25 हेतु 2,352 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। 31 अगस्त 2024 तक इस योजना से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से मत्स्य क्षेत्र में लगभग 16 लाख लाभार्थी जो हैं ये प्रभावित हुए हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य 8 फरवरी 2024 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना PMMKSSY को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की एक उपयोजना है। इस उपयोजना की अनुमानित परिव्यय जो है 6,000 करोड़ रुपए है। यह उपयोजना सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर 2026-27 तक जो है ये कार्यान्वित की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना तथा मत्स्य पालन में जुड़े सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को समर्थन देना है। राष्ट्रीय मत्स्य पालन क्षेत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत मछुआरों, मत्स्य किसानों आदि के स्वपंजीकरण के माध्यम से असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र को क्रमिक रूप से विधि संगत अर्थात औपचारिक बनाया जाएगा। विश्लेषण इसका देखते हैं तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की व्यापक गतिविधियों से या मत्स्य उत्पादन, जलीय कृषि की उत्पादकता, निर्यात को दोगुना करने, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करने, मछुआरों तथा मत्स्य किसानों की आय को दोगुना करने तथा मजबूत मत्स्य पालन प्रबंधन ढांचे और किसान कल्याण की स्थापना करते हुए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए मत्स्य किसानों को समृद्ध बनाएगी और मत्स्य पालन क्षेत्र को नई बुलंदियों तक पहुँचाएगी। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये भी इम्पोर्टेंट योजना है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार के द्वितीय कार्यकाल की प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक संपन्न हुई थी। इस बैठक के दौरान लिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को जो है स्वीकृति प्रदान की गई। प्रमुख तथ्य इसमें देखते हैं तो यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित पेंशन योजना है, जिससे देश के सभी छोटे एवं सीमांत किसान जो है लाभान्वित होंगे। स्वतंत्रता के बाद से यह प्रथम अवसर है जब देश के किसानों के लिए इस प्रकार की पेंशन योजना की परिकल्पना की गई है। ऐसा अनुमानित है कि इस योजना के लागू
होने के प्रथम 3 वर्षों में लगभग 5 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसान इससे लाभान्वित होंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता पीएम किसान योजना के तहत व प्रदत्त सहायता के अतिरिक्त होगी। किसानों के लिए इस योजना में शामिल होने की आयु जो है 18 से 40 वर्ष निर्धारित है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के पात्र किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि केंद्र सरकार पेंशन निधि में जमा कराएगी। पेंशन प्राप्त करने के दौरान लाभार्थी किसान की मृत्यु होने की स्थिति में उसका पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा और इस स्थिति में उसे लाभार्थी द्वारा प्राप्त की जा रही 50% राशि पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। अंशदान करने की अवधि के दौरान ही अंशदानकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में उसे पति या पत्नी के सामने नियमित अंशदान भुगतान द्वारा योजना को जारी रखने का विकल्प खुला होगा। इस योजना की एक खास बात यह भी है कि लाभार्थी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना से प्राप्त लाभ से सीधे ही इस योजना में अपना मासिक अंशदान करने का विकल्प चुन सकता है। वैकल्पिक रूप से एक किसान इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कॉमन सर्विस सेंटर CSCs के माध्यम से पंजीकरण कराकर भी अपने मासिक अंशदान का भुगतान जो है ये कर सकता है। प्रगति तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हेतु 100 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। विश्लेषण देखते हैं तो वास्तव में कृषकों का कल्याण ही वर्तमान केंद्र सरकार की कृषि नीति का मुख्य लक्ष्य है। कृषकों के कल्याण हेतु केंद्र सरकार उत्पादन बढ़ाने, कृषि लागत कम करने, उच्च मूल्य वाली फसलों को प्राथमिकता प्रदान करने, कृषि में जोखिम को कम करने और कृषि को एक सतत प्रक्रिया बनाने जैसे प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक नवोन्मेषी योजना है जिसके अंतर्गत किसानों को सामाजिक सुरक्षा कवर उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसी आशा है कि यह योजना किसानों को सशक्त बनाएगी और व्यापक दक्षता का मार्ग प्रशस्त करेगी। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो भारतीय किसानों को वित्तीय समस्याओं के समाधान तथा उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने में सहायता पहुंचाने हेतु 1 फरवरी 2019 को, ये डेट याद रखिएगा, 1 फरवरी 2019 को संसद में प्रस्तुत अंतरिम बजट 2019-20 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की गई। तो कब? 1 फरवरी 2019 को। इसी घोषणा के परिपालन में 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का औपचारिक शुभारंभ जो है किया गया। तो ये याद रखिएगा कहाँ से? गोरखपुर से किया गया था 24 फरवरी 2019 को। उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय संबंधी सहायता उपलब्ध कराना, किसानों की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पूरक आय उपलब्ध कराना, किसानों को साहूकारों के चंगुल में पड़ने से बचाना, अपनी कृषि पद्धतियों के आधुनिकीकरण के लिए सक्षम बनाना तथा किसानों को सम्मानजनक जीवन यापन करने में सहायता प्रदान करना। योजना की पात्रता तो इस योजना में लघु एवं सीमांत किसान परिवारों को शामिल किया गया है। परिवार की परिभाषा में पति पत्नी तथा 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क बच्चे शामिल होंगे। इस योजना की शुरुआत में ऐसे कृषक परिवारों को ही शामिल किया गया था जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि थी, परंतु 31 मई 2019 को नवगठित सरकार की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक में 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की सीमा को समाप्त कर दिया गया है, जिससे अब इस योजना में सभी किसान जो है ये शामिल होंगे। तो ये अब सभी किसानों के लिए लागू हो गई है। प्रमुख तथ्य, यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू मानी जाएगी। तो 1 दिसंबर 2018 से ये जो है योजना लागू मानी जाएगी तथा पात्र कृषक परिवारों को यह लाभ इसी तिथि के पश्चात देय होगा। 1 फरवरी 2019 के पश्चात किसी काश्तकार की मृत्यु के उपरांत उनके उत्तराधिकारी यदि लघु या सीमांत श्रेणी के हैं तो वे भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। पात्र लघु एवं सीमांत कृषक परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्षता 4 माह की 3 किस्तों प्रति किस्त 2,000 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2015-16 में हुई कृषि जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लघु एवं सीमांत कृषक परिवारों को चिन्हित किया जाएगा। वित्त पोषण तो यह 100% जो है केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना हेतु 60,000 करोड़ रुपये जो है आवंटित किए गए हैं। योजना क्रियान्वयन तो योजना की निगरानी हेतु कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत एक परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित की जाएगी। यह इकाई एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के अधीन कार्य करेगी, जो कि योजना के क्रियान्वयन के साथ साथ इसके प्रचार प्रसार हेतु भी उत्तरदायी होगी। राज्य व जिला स्तर पर भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। केंद्र स्तर पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति की व्यवस्था भी की गई है। योजना की प्रगति, जून 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की 17वीं किस्त जो है ये जारी की। विश्लेषण,
हालांकि इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों को दी जाने वाली राशि कम है, क्योंकि यदि 6,000 रुपये की वार्षिक राशि को महीने के हिसाब से देखें तो यह मात्र 500 रुपये प्रति माह है और बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह राशि ऊँट के मुँह में जीरा के समान है। परंतु यदि इस सहायता राशि का किसानों पर पड़ने वाले प्रभावों का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो कृषकों को इस योजना के माध्यम से जहाँ एक निश्चित आय प्राप्त होगी, वहीं फसल कटाई के पूर्व कृषि में छोटे मोटे निवेश हेतु पूरक आय भी उपलब्ध होगी, जिसके लिए अब तक किसानों को साहूकारों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर दिए जाने वाले ऋण पर निर्भर हो रहना पड़ता था। अतः यह योजना जो है किसानों को सम्मान के साथ जीवन जीने के लक्ष्य को भी अंशतः पूरा करती हुई दिख रही है। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें देखते हैं तो भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग 42.3% आबादी को आजीविका जो है सहायता प्रदान करता है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्य पर इसकी हिस्सेदारी जो है 18.2% है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार चालू कीमतों पर जीवीए के संबंध गतिविधियों, पशुधन और मत्स्य पालन का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 24.38% और 4.44% से बढ़कर क्रमशः 30.23% और 7.25% जो है ये हो गया है। वर्ष 2022-23 में वर्तमान कीमतों पर जीवीए में फसल क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है 2014-15 के 61.75% की तुलना में जो है 55.28% हो गई है। वर्ष 2023-24 में तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 328.9 मिलियन टन रहा। कृषि अवसंरचना निधि की औपचारिक रूप से शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 9 अगस्त 2020 को की गई थी, जो वर्ष 2020-21 से लेकर वर्ष 2029-30 तक जारी रहेगी। पशुपालन उद्योग का योगदान वर्ष 2014-15 की कुल कृषि जीवीए स्थिर मूल्यों पर 24.32% से बढ़कर 2022-23 में जो है 30.38% हो गया है। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। किसान सम्मान संपदा योजना। तो किसान संपदा योजना भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अपार संभावनाओं के दोहन हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2017 को असम राज्य के धेमाजी जिले से जो है किसान संपदा योजना की शुरुआत की गई। किसान संपदा योजना में संपदा शब्द कृषि समुद्री प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के विकास हेतु जो है फुल फॉर्म इसका संपदा का देख लेते हैं। संपदा हिंदी में तो हो गया कृषि समुद्री प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के विकास हेतु योजना। संपदा स्कीम फॉर एग्रो मराइन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, ये जो है इसका फुल फॉर्म है। किसान संपदा योजना का पुनः नामकरण 23 अगस्त 2017 को प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के रूप में हुआ। उद्देश्य क्या है? तो देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों हेतु आधुनिक आधार संरचना उपलब्ध करवाना, कृषि उत्पादों, डेयरी या मत्स्य सहित में मूल्यवर्धन को सुनिश्चित करना, प्रत्येक क्लस्टर हेतु कच्चे माल के सतत आपूर्ति हेतु एक श्रृंखला का निर्माण करना, इस क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना, सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों की समस्याओं का समाधान करना, उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक को श्रृंखलाबद्ध करना। प्रमुख तथ्य क्या है? तो 6,000 करोड़ रुपये के आवंटन से प्रारंभ हुई किसान संपदा योजना में कुल 31,400 करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है। योजना से 20 लाख किसानों को लाभ प्राप्त होगा। योजना का क्रियान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। किसान संपदा योजना के तहत वर्तमान में चल रही जिन योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिनमें मेगा फूड पार्क, एकीकृत शीत श्रृंखला, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एवं मूल्य संवर्धन, आधारभूत संरचना, खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता आश्वासन और संरचना और मानव संसाधन एवं संस्थान शामिल हैं। बजट वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हेतु 729 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत निवेशकों को अनुदान सहायता के रूप में उपयुक्त या अपेक्षित परियोजना लागत के 35% से लेकर 75% तक पूंजीगत सब्सिडी जो है उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य 30 जून 2024 तक देश में कुल 41 मेगा फूड पार्क को सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत मार्च 2024 के अंत तक 1044 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। मार्च 2024 के अंत तक 32.78 करोड़ रुपए की परियोजना लागत 9.3 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति सब्सिडी वाली कुल 1685 परियोजनाओं को जो है मंजूरी दी गई है। विश्लेषण देखते हैं तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों की आय में वृद्धि हेतु अनिवार्य है। खाद्य प्रसंस्करण से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल जाता है। इसके अतिरिक्त रोजगार सृजन की दृष्टि से भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में देखते हैं
तो कृषि व संबद्ध क्षेत्र को आर्थिक उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण के अनुरूप ढालने तथा इस क्षेत्र को भावी चुनौतियों से निपटने हेतु समर्थवान बनाने के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय अब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हो गया है। भारत सरकार द्वारा 28 जुलाई 2000 को राष्ट्रीय कृषि नीति जो है घोषित की गई थी। तो कब घोषित की गई थी? 28 जुलाई 2000 को। राष्ट्रीय कृषि नीति का प्रमुख लक्ष्य कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में 4% वार्षिक से अधिक की दर से वृद्धि करना था। लक्ष्य अगले 2 दशकों के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। पहला, कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक से अधिक की वृद्धि, संसाधनों का कुशलतम उपयोग करते हुए भूमि, जल तथा जैव विविधता संरक्षण आधारित समृद्धि की प्राप्ति, समानता सभी क्षेत्रों के लिए सभी किसान के साथ समृद्धि, मांग प्रेरित विकास को प्रोत्साहन, तकनीकी, पर्यावरणीय तथा आर्थिक रूप से धारणीय समृद्धि। उद्देश्य क्या है? तो भारतीय कृषि की छिपी हुई व्यापक संभावनाओं का पूरा लाभ उठाना, कृषि विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण आधार संरचना को मजबूत बनाना, मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहन देना, कृषि व्यवसाय के विकास को तीव्र करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, किसानों या कृषि श्रमिकों व उनके परिवारों के लिए एक उचित जीवन स्तर की व्यवस्था करना, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को रोकना, आर्थिक उदारीकरण व भूमंडलीकरण से पैदा होने वाली चुनौतियों का सामना करना। प्रगति तो हरित क्रांति के बाद से भारतीय खाद्यान्न उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। वर्ष 1950-51 में कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 50.82 मिलियन टन था, जो वर्ष 2014-15 में बढ़कर 252 मिलियन टन हो गया है। वर्ष 2022-23 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान में 329.7 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन किया गया था, जबकि वर्ष 2023-24 तृतीय अग्रिम अनुमान में यह 328.9 मिलियन टन है। हरित क्रांति की सफलता के साथ ही भारतीय कृषि में कुछ विसंगतियाँ भी देखी जा रही हैं। वर्तमान में भारतीय कृषि खाद्यान्न विशेष तथा क्षेत्र विशेष केंद्रित तथा गहन निवेश आधारित हो गई है। भारतीय कृषि में भूमि, जल और उर्वरक का अत्यधिक मात्रा तथा अवैज्ञानिक रीति से उपयोग किया जा रहा है। भारतीय किसान मुख्य खाद्य फसल को उगाने में चीन और ब्राज़ील के मुकाबले लगभग 2 से 4 गुना अधिक जल एवं उर्वरक का उपयोग करते हैं। भारतीय कृषि की प्रमुख चुनौती अनाज की कम उत्पादकता है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की औसतन खाद्यान्न उत्पादकता 3,567 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही, जो वैश्विक स्तर 4182 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की तुलना में काफ़ी कम है, जबकि विश्व के लगभग 80 से अधिक देश इस संदर्भ में भारत से आगे हैं। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए भारत की खाद्यान्न उत्पादकता को मात्र 2494 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अनुमानित किया गया है, जो और भी गंभीर स्थिति को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त सिंचाई के मोर्चे पर भी अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी है। भारत में अभी भी लगभग 50% कृषि क्षेत्र वर्षा पर आधारित है। वर्तमान में कृषि उत्पादकता में कमी के अलावा पर्याप्त एवं सुरक्षित भंडारण क्षमता की कमी तथा उचित मूल्य पर विपणन न हो पाना जो है पानी गंभीर समस्या को जन्म दे रहा है। विश्लेषण देखते हैं तो राष्ट्रीय कृषि नीति के लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वर्ष 2020 तक की अवधि निर्धारित की गई थी। उपर्युक्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि निर्धारित अवधि के बीत जाने के बाद भी कृषि नीति के लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति पर का स्तर संतोषजनक जो है नहीं रहा है। कृषि व संबद्ध क्षेत्र में कुछ सकारात्मक बदलाव अवश्य आया है, पर अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। नई सरकार ने कृषि एवं किसानों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता दर्शाते हुए किसानों की आय को दोगुना करने हेतु सरकार द्वारा कृषि से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना आदि शामिल है। यदि इन योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाए तो निश्चित ही किसानों के आर्थिक कल्याण व सामाजिक सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अगली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना हो जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY किसी क्षेत्र अनिश्चितताओं भरा है और मौसमी दशाओं में परिवर्तन इसे काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। इसी अनिश्चितता के दृष्टिगत किसानों के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा 1999 में जो है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS की शुरुआत की गई थी, जिसे वर्ष 2010 में परिवर्तित कर तो वर्ष याद रखिएगा, वर्ष 2010 में परिवर्तित कर संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NAIS नाम दिया गया। इन योजनाओं के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं आदि की स्थिति में फसल के नष्ट होने पर किसानों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु फसल बीमा की व्यवस्था की गई थी। इन प्रयासों के बावजूद भी मात्र 23% किसानों को ही बीमा से आच्छादित किया जा सका। इस पृष्ठभूमि में 18 फरवरी 2016, तो ये ध्यान रखिएगा, 18 फरवरी 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है PMFBY प्रारंभ की गई। 18 फरवरी 2016 से
इस योजना के माध्यम से कम प्रीमियम दरों पर सभी किसानों को सभी प्रकार सामान्य तथा वाणिज्यिक की फसलों पर बीमा प्रदान किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना, किसानों की कृषि में निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु उनकी आय में स्थायित्व लाना, किसानों को उन्नत एवं आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने हेतु प्रेरित करना, कृषि क्षेत्र में साख प्रवाह को सुनिश्चित करना। फसल कवरेज, तो खाद्यान्न फसलें, अनाज, मोटे अनाज तथा दालें, तिलहन, वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी एवं फसलें। जोखिम कवरेज, तो पीएमएफबीवाई में जोखिम को विस्तृत रूप से देखा गया है। इसके तहत जोखिम में फसल क्षति, बुआई में अवरोध, फसलोपरांत क्षति तथा क्षेत्रीय आपदाओं को सम्मिलित किया गया है। आगजनी, तूफान, बाढ़, भूस्खलन, सूखा, कीटाणु तथा बीमारियों के कारण होने वाली फसल क्षति की स्थिति में किसानों को भुगतान। विपरीत मौसम स्थितियों के कारण बुआई न हो पाने पर किसानों को बीमा राशि का भुगतान। फसल कटने के पश्चात 14 दिन तक खेत में रहने की स्थिति में किसी आपदा के कारण हुई हानि की स्थिति में भुगतान। स्थानीय आपदाओं की स्थिति में यूनिट आधारित आकलन के बजाय व्यक्ति आधारित आकलन पर भुगतान। प्रमुख तथ्य देखते हैं। तो यह योजना खरीफ वर्ष 2016 से लागू कर दी गई है। यह योजना एक देश एक योजना के आधार पर लागू है। ये इम्पोर्टेंट है। तो योजना कब से लागू है? खरीफ फसल से लागू की गई है 2016 से। यह योजना एक देश एक योजना के आधार पर लागू है। इसमें किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि को अत्यधिक कम कर दिया गया है। नई योजना में सरकार द्वारा दिया जाने वाला अधिकतम भुगतान की सीमा को भी समाप्त कर दिया गया है। इससे बीमा की पूरी प्रीमियम राशि जमा होगी तथा किसानों को पूरी दावा राशि प्राप्त होगी। पीएमएफबीवाई के अंतर्गत किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि, तो फसल प्रीमियम राशि, बीमित राशि या अनुमानित भावी क्षति जो दोनों में से कम हो का प्रतिशत। तो खरीफ के लिए 2% है, रबी के लिए 1.5% है, वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए ये 5% है। तो ये तीनों याद रखिएगा। खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5%। प्रस्तुत योजना के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलें उगाने वाले सभी किसान ऋणी व गैर ऋणी फसल बीमा के पात्र हैं। जिन किसानों ने ऋण लिया है उनके लिए अनिवार्य जबकि अन्य हेतु या स्वैच्छिक है। योजना का कार्यान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा संबंधित राज्य की संबंधित एजेंसियों के निर्देशन एवं नियंत्रण में चयनित बीमा कंपनियों द्वारा मल्टी एजेंसी ढांचे के माध्यम से किया जाएगा। तो कार्यान्वयन जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा। फसलों की बीमा हेतु भारतीय कृषि बीमा कंपनी AIC के अतिरिक्त अनेक निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी शामिल किया गया है। योजना में तकनीक के प्रयोग द्वारा सटीक एवं तीव्र आकलन तथा त्वरित भुगतान पर जोर दिया गया है। योजना के तहत लगभग 194.40 मिलियन हेक्टेयर फसली रकबों का बीमा के दायरे में आने का अनुमान है। वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में पीएमएफबीवाई के लिए 14,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो वर्ष 2023-24 के संशोधित बजट आवंटन 15,000 करोड़ रुपए से 400 करोड़ रुपए कम है। बजट वर्ष 2022-23 वास्तविक में इसके लिए 10,296 करोड़ रुपए आवंटित था। विश्लेषण, तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में जोखिम एवं अनिश्चितता के दृष्टिगत किसानों के संरक्षण तथा उन्हें कृषि कार्य में बनाए रखने हेतु संकल्पित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अनेक मायनों में अपने पूर्ववर्ती फसल बीमा योजनाओं से श्रेष्ठ है। जहां एक ओर यह योजना कृषि में नव प्रवर्तन तथा तकनीकी में समावेश की दृष्टि रखती है, वहीं दूसरी ओर इस योजना में जोखिम को विस्तारित किया गया है। इसके अतिरिक्त जोखिम के आकलन वृद्धि में भी सुधार किया गया है, जिससे कि किसानों का हित अधिकतम हो सके। योजना की एक और विशेषता जिसके तहत जोखिम आकलन में तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, इसे और भी दक्ष एवं प्रभावी बनाती है। समग्रता से देखने पर पीएमएफबीवाई प्रत्येक नज़रिए से किसान हितैषी नज़र आती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो जो है उपयोगी लगता हो तो लाइक ज़रूर किया करिए और कमेंट से बताया करिए कि आपको कैसा लगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमको भी अच्छा लगता है। तो अगली योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार कृषि और उसके समवर्गी क्षेत्रों की मंद विकास गति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद ने 29 मई 2007 को हुई बैठक में एक विशिष्ट अतिरिक्त केंद्रीय सहायता योजना शुरू करने का निश्चय किया। इस परिप्रेक्ष्य में योजना आयोग के परामर्श से कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में राज्यों को कृषि विकास हेतु स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप रणनीति बनाने तथा इसके क्रियान्वयन की स्वायत्तता दी गई थी। यह योजना 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए थी। योजना की लाभदायकता के दृष्टिगत 1 नवंबर 2017 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने इसे संशोधित नाम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार
रिमुनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिजुविनेशन, ये हो गया, के साथ 3 वर्षों 2017-18 से 2019-20 तक के लिए जारी रखने का निर्णय लिया। इस योजना को आगे 31 मार्च 2022 तक पुनः बढ़ा दिया गया, जबकि वर्ष 2022-23 के लिए इसका प्रशासनिक अनुमोदन मार्च 2022 के अंत तक किए जाने की संभावना थी। उद्देश्य राज्यों को प्रोत्साहित करना ताकि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया जा सके। राज्यों को कृषि एवं संबद्ध योजनाओं के नियोजन एवं निष्पादन की प्रक्रिया में लोचशीलता एवं स्वायत्तता प्रदान करना। यह सुनिश्चित करना कि जलवायु स्थितियों, प्रौद्योगिकी एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप जिला एवं राज्यों हेतु कृषि योजनाएं बनाए जाएं। यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय आवश्यकताएं, फसलों, प्राथमिकताओं को राज्य की कृषि योजनाओं में ठीक प्रकार से प्रदर्शित किया जाए। केंद्रित क्रियाकलापों के माध्यम से महत्वपूर्ण फसलों में उपज अंतराल को कम करना। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में कृषि को अधिकतम लाभ प्रदान करना। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में के उत्पादन एवं उत्पादकता में मात्रात्मक परिवर्तन लाना। तो वित्तीय इसका कैसे है? 3 वर्षों हेतु योजना के लिए 15,722 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। आवंटित राशि का 50% भाग आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु तथा 30% भाग मूल्यवर्धन से जुड़ी उत्पादन परियोजनाओं हेतु व्यय किया गया था। शेष 20% भाग का व्यय जो है स्थानीय आवश्यकता अनुसार होना था। निधियों को केंद्र एवं राज्यों के मध्य 60:40, विशेष राज्यों हेतु 90:10 के अनुपात में अनुदान के रूप में प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में 7,553 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान 6,150 करोड़ रुपये से 1,403 करोड़ रुपये अधिक हैं। कार्यान्वयन, तो योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य का कृषि विभाग नोडल विभाग था। तो राज्य का कृषि विभाग जो था ये नोडल विभाग था। फोकस क्षेत्र, खाद्य फसलों का समेकित विकास, कृषि यंत्रीकरण से संबंधित गतिविधियां, मृदा स्वास्थ्य संवर्धन से संबंधित गतिविधियां, वर्षा सिंचित कृषि प्रणाली का विकास, राज्य बीज फार्मों को सहायता, कीट प्रबंधन, विस्तारित गैर फार्म क्रियाकलापों को प्रोत्साहन, मंडी अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण तथा मंडी विकास, बागवानी उत्पादन को प्रोत्साहित करने वाली क्रियाकलाप, कृषि बागवानी को बढ़ावा देने वाले राज्य सरकार की संस्थाओं को सहायता, पशुपालन एवं मात्स्यिकी क्रियाकलाप, कार्बनिक एवं जैव उर्वरक को प्रोत्साहन, रेशम पालन, विविध अभिनव योजनाएं। इसका विश्लेषण देखते हैं। तो योजना में कृषि के विकास हेतु एक समग्र दृष्टिकोण रखा गया है। यह योजना कृषि में राज्य के निवेश को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन की नीति पर कार्यान्वित की जा रही है, जो कृषि विकास के लिए लंबे समय से की जा रही मांग के अनुकूल है। इसके अतिरिक्त पशुपालन, रेशम कीट पालन एवं प्रबंधन, सिंचाई प्रणाली में सुधार जैसे सराहनीय कदम भी इस योजना की विशेषताएं हैं। निष्कर्षतः कृषि के समग्र विकास पर आधारित कृषि विकास योजना रफ्तार एक सराहनीय कदम है, परंतु इसके साथ ही कृषि मूल्य निधि, विपणन प्रणाली तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी सहयोग करना होगा, तभी कृषि विकास एवं किसान समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करने और हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना PMKSY को स्वीकृति प्रदान की थी। तो 1 जुलाई 2015 को ये योजना जो है शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में विभिन्न योजनाओं यथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP, भूमि संसाधन विभाग के समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम IWMP तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग के खेत पर जल प्रबंधन OFWM को मिला दिया गया है। तो इन कार्यक्रमों को जो है एक में मिला दिया गया है। 15 दिसंबर 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा वर्ष 2021-26 तक के लिए इस योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी प्रदान की गई है। उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश को बढ़ाना, खेतों में जल की पहुंच को बढ़ाना तथा सुनिश्चित सिंचाई, हर खेत को पानी के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार, उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल के बेहतर उपयोग के लिए जल संसाधनों का समेकन, वितरण एवं दक्ष उपयोग, समय एवं परिणाम दोनों दृष्टि से जल नुकसान में कमी एवं उपलब्धता में वृद्धि हेतु खेत में जल उपयोग क्षमता में सुधार, परिशुद्ध सिंचाई एवं जल बचत प्रौद्योगिकियों, प्रतिबूंद अधिक फसल को अपनाना, जल भराव में वृद्धि एवं सतत जल संरक्षण पद्धतियों की शुरुआत, वर्षा सिंचित क्षेत्रों के समेकित विकास हेतु वाटरशेड विकास, पर शहरी कृषि, प्री अर्बन एग्रीकल्चर के लिए अपशिष्ट शहरी जल, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को उपचारित कर उसके पुनर्प्रयोग की संभाव्यता को पता लगाना, सिंचाई में अधिक निजी निवेश को आकर्षित करना।
कार्यान्वयन। तो राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की निगरानी एवं निरीक्षण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक अंतर मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति एनएससी द्वारा किया जाएगा, जिसमें सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। कार्यक्रम के कार्यान्वयन, संसाधनों में के आवंटन, अंतर मंत्रालयी समन्वय, निगरानी एवं प्रदर्शन के आकलन आज के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति एनईसी गठित की जाएगी। राज्य के स्तर पर योजना का प्रशासन संबंधी राज्यों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय मंजूरी प्रदान करने वाली समिति एसएलएससी द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम को और बेहतर ढंग से लागू करने के लिए जिला स्तर पर एक जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति भी होगी। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 446 ग्राम पर दिन थी। यह वर्ष 2022-23 में बढ़कर 459 ग्राम पर दिन हो गई है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2030 तक अखिल भारतीय स्तर पर दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की मांग 266.5 मिलियन टन रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार भारत में सीमांत जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। अर्ध जोतों का आकार जो है 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोतों का आकार 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोतों का आकार जो है 4 से 10 हेक्टेयर तथा बृहद जोतों का आकार जो है 10 हेक्टेयर या इससे अधिक होता है। प्रमुख कार्यक्रम। तो वर्तमान में निर्माणाधीन बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की पूर्णता हेतु तीव्र प्रयास, लघु सिंचाई परियोजनाओं, सतही जल एवं भूजल के माध्यम से नए जल स्रोतों का सृजन, उपलब्ध जल स्रोतों का पुनरुद्धार एवं क्षमता संवर्धन, स्रोत से खेत तक के वितरण प्रणाली में सुधार, जल के बहुतायत क्षेत्र से न्यूनता वाले क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण हेतु आधार संरचना का निर्माण, मृदा में सुधार तथा आर्द्रता संरक्षण हेतु वाटरशेड का विकास। प्रमुख तथ्य। इस योजना के लिए मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 में 9,339 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष 2023-24 के आवंटन 8,587 करोड़ रुपए से 752 करोड़ रुपए अधिक है। योजना में केंद्र राज्य व्यय अनुपात जो है 75:25 का होगा, जबकि विशेष राज्यों के संदर्भ में यह 90:10 होगा। इस योजना में हर खेत तक सिंचाई जल पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाने व उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में राज्यों को अधिक स्वायत्ता व धन के इस्तेमाल की लचीली सुविधा दी गई है। राज्यों के कृषि विभाग इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग होंगे। तो राज्यों के कृषि विभाग जो हैं नोडल विभाग होंगे। विश्लेषण। तो भारतीय जलवायु विविधतापूर्ण कृषि के अनुकूल है। यहाँ यदि बेहतर सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो तो कृषि की उत्पादकता में वृद्धि कर भारतीय किसानों को खुशहाल बनाया जा सकता है, परंतु भारत में सिंचाई का स्तर असंतोषजनक है। वर्ष 2022 के कृषि सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2019-20 नीवल बुआई क्षेत्र लगभग 139.90 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से मात्र 51.08% क्षेत्र 71.46 मिलियन हेक्टेयर में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे परिदृश्य में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें हर खेत को पानी तथा जल के अनुकूलतम उपयोग, प्रति बूंद अधिक फसल की संकल्पना बनाई गई है, एक सराहनीय प्रयास है। यदि यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाने में सफल होती है तो यह भारतीय कृषि को निश्चित रूप से एक नई ऊंचाई पर स्थापित करेगी। इससे कृषि को घाटे के व्यवसाय से निकालकर एक लाभदायक गतिविधि बनाया जा सकेगा। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, इसको देखते हैं। परंपरागत विकास योजना किसानों को जैविक कृषि हेतु प्रोत्साहित करने और किसानों को रसायन मुक्त आदान उपलब्ध कराने के लिए 1 अप्रैल 2015 से परंपरागत कृषि विकास योजना प्रारंभ की गई। तो परंपरागत कृषि विकास योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 2015 से। यह योजना केंद्र प्रायोजित योजना धारणीय कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का विस्तारक घटक है। यह एक क्लस्टर आधारित योजना है। इस योजना के तहत किसानों के समूह को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, जैविक खेती के क्षेत्र की नवीनतम तकनीकों को विस्तारित करना, प्रत्येक गांव में न्यूनतम एक क्लस्टर का विकास करना, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना। प्रमुख तथ्य क्या है? तो योजना के अंतर्गत 50 या उससे अधिक किसानों को एक क्लस्टर के रूप में 50 एकड़ या 20 हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती करनी होती है। प्रत्येक क्लस्टर में 65% किसान सीमांत या लघु श्रेणी के होने आवश्यक हैं। प्रत्येक क्लस्टर के किसानों को संयुक्त रूप से 10 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। बजट आवंटन का 30% महिला लाभार्थियों या किसानों को प्रदान किए जाने की अनिवार्यता है। योजना के सकल आवंटन में केंद्र राज्य की हिस्सेदारी जो है 60:40 के अनुपात, विशेष राज्यों में 90:10 में होगी। केंद्र शासित प्रदेशों में सकल व्यय जो है केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
जैविक कृषि को परंपरागत संसाधनों के उपयोग द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा और जैविक उत्पादों को बाजार के साथ जोड़ा जाएगा। परंपरागत कृषि विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। विश्लेषण देखते हैं। तो आज भारतीय कृषि के समक्ष रासायनिक प्रदूषण की भी समस्या गंभीर है। किसानों द्वारा अवैज्ञानिक तरीकों से अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग न केवल मानव एवं पशुओं के स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है, अपितु आगे चलकर फसल पैदावार पर भी इसके नकारात्मक प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। परंपरागत तरीके से की गई कृषि मृदा स्वास्थ्य एवं मानव स्वास्थ्य में सुधार लाने के साथ साथ फसलों की गुणवत्ता एवं पैदावार की दृष्टि से भी श्रेष्ठ होगी, परंतु इस विषय में जागरूकता फैलाने की चुनौती अभी भी विद्यमान है, क्योंकि आज के किसान वर्तमान अवैज्ञानिक कृषि पद्धति को ही परंपरागत कृषि मान बैठे नजर आते हैं। जागरूकता के अतिरिक्त कृषि आदानों की सुलभता एवं वहनीयता को भी सुनिश्चित करना होगा। कृषि उड़ान 2.0, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कृषि उड़ान 2.0 तो 27 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कृषि उड़ान 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। कृषि उड़ान 2.0 योजना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 100% की हिस्सेदारी वाली सहायक कंपनी आई क्लास तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो कृषि उपज एवं हवाई परिवहन के बेहतर एकीकरण और अनुकूलन के माध्यम से कृषि मूल्य प्राप्ति में सुधार लाना, विभिन्न और गतिशील परिस्थितियों में कृषि मूल्य श्रृंखला में स्थिरता और लचीलापन लाने में सहयोग देना। यह योजना कृषि उपज की आपूर्ति श्रृंखला, लॉजिस्टिक एवं उसके परिवहन में आने वाली बाधाओं को दूर करके किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। कृषि और विमानन के बीच जो है सहभागिता, कृषि एवं विमानन के मध्य सहभागिता को अपनाते हुए कृषि से विमानन, एग्रीकल्चर ऑफ एविएशन A2A मॉडल के माध्यम से किसानों की आय को उच्चतम स्तर पर ले जाना है। इस सहभागिता के 3 जो है प्राथमिक कारण हैं। पहला, भविष्य में विमान के लिए जैव ईंधन का विकासवादी संभावित उपयोग, कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग और कृषि उड़ान जैसी योजनाओं के माध्यम से कृषि उत्पादों के अधिक एकीकरण और कृषि उत्पादों की मूल्य प्राप्ति। प्रमुख तथ्य क्या है? तो यह योजना मुख्य रूप से पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्टर्न, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों पर ध्यान जो है केंद्रित करती है। योजना के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चयनित हवाई अड्डों पर भारतीय मालवाहक और P2C पैसेंजर टू कार्गो विमानों के लिए लैंडिंग, पार्किंग, TNLC और RNFC शुल्क की पूर्ण छूट प्रदान करता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय पहले 6 महीने के लिए प्रायोगिक आधार पर इस योजना को लागू करने की योजना बना रहा है। पुनः अन्य हितधारकों के साथ इसके मूल्यांकन और परामर्श परिणामों के आधार पर इसमें संशोधन किया जाएगा। मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों के आवाजाही को सुविधाजनक बनाना और उसे प्रोत्साहित करना, हवाई अड्डों के भीतर और बाहर माल ढुलाई से संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, अन्य निकायों से रियायतें हासिल करना, कन्वर्जेंस तंत्र की स्थापना के माध्यम से संसाधन की प्राप्ति, तकनीकी कन्वर्जेंस, ई कुशल का विकास। तकनीकी कन्वर्जेंस के तहत शामिल है ई कुशल, कृषि उड़ान फॉर सस्टेनेबल हॉलिस्टिक एग्रो लॉजिस्टिक्स। तो ई कुशल का फुल फॉर्म क्या है? कृषि उड़ान फॉर सस्टेनेबल हॉलिस्टिक एग्री लॉजिस्टिक्स का विकास। सही हितधारकों को सूचना प्रसार में सुविधा प्रदान करने हेतु मंत्र विकसित करना। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के साथ ई कुशल के एकीकरण का प्रस्ताव। हवाई अड्डों का रणनीतिक चयन मुख्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र पर केंद्रित, उत्तरी भारत, संपूर्ण पश्चिमी तट पर, दक्षिणी भारत 2 द्वीपों सहित को कवर करना। कृषि उड़ान 2.0 के पहले चरण के लिए कुल 53 हवाई अड्डों का चयन, अधिकांश का संचालन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा। अगली महत्वपूर्ण योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना देखते हैं। उत्पादन, उत्पादकता तथा पूंजी निर्माण की दृष्टि से भारतीय कृषि विश्व के कई देशों से काफ़ी पीछे है। भारतीय कृषि के समावेशी महत्व के दृष्टिगत इसमें आमूलचूल सुधार का आह्वान किया जा रहा है। इनमें मृदा संवर्धन की मांग काफ़ी प्रखरता से उठाई जा रही है। स्वास्थ्य मृदा जहां उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाती है, वहीं यह पोषण तथा पर्यावरणीय दृष्टि से भी अनुकूल है। इसी संदर्भ में पूरे देश में खेत की मिट्टी की सेहत की जांच हेतु
19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है का शुभारंभ किया, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो कब शुरू किया? 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ धरा, खेत हरा, हेल्थी अर्थ, ग्रीन फार्म का नारा दिया। यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की देखरेख में भारत के सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में जो है ये लागू है। उद्देश्य क्या है इसका? तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य में सुधार तथा जल संसाधन के अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करना, कृषि को अधिक उत्पादक, धारणीय तथा पर्यावरण के प्रति रोधशील बनाना। प्रमुख तथ्य क्या है? तो केंद्र सरकार की इस योजना के तहत किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच करा सकेंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड वस्तुतः एक ऐसा कार्ड है जिसमें मिट्टी के स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति के बारे में सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 12 प्रचालों पैरामीटर्स के आधार पर, जिसमें समष्टि पोषक तत्वों NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, द्वितीय पोषक तत्व सल्फर, सूक्ष्म पोषक तत्वों जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज तथा बोरॉन के साथ साथ भौतिक प्राचल, pH मान जो है, विद्युत चालकता एवं जैविक कार्बन जो है शामिल है के आधार पर बनाया जाता है। 3 आधारों पर ये मृदा का स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाता है। यह कार्ड प्रत्येक 3 वर्ष के चक्र में एक बार जारी किया जाएगा। इससे समय समय पर भूमि प्रबंधन से मृदा के स्वास्थ्य में आए बदलाव को भी जाना जा सकता है। मृदा का सैंपल सिंचित क्षेत्रों में 2.5 हेक्टेयर जबकि वर्षा आधारित क्षेत्र में 10 हेक्टेयर के ग्रिड के लिए जाते हैं। यह सैंपल वर्ष में 2 बार यथा रबी एवं खरीफ की फसलों उपरांत लिए जाते हैं। मृदा परीक्षण की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु राज्य सरकार समग्र सैंपल का 1% रेफरल प्रयोगशाला को भी भेजती है। राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता परियोजना के क्रियान्वयन हेतु बजट 2021-22 में कुल 94.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। विश्लेषण। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना वर्षों से चली आ रही मांग के अनुरूप है। वैज्ञानिक रूप से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग ने मृदा की संरचना में असंतुलन पैदा कर दिया है। इससे पोषण स्तर पर भी दुष्प्रभाव देखे जा रहे हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के 2 फायदे हैं। एक तो इससे उपज की गुणवत्ता बढ़ेगी जो पोषण को बढ़ाएगी। दूसरा, इससे किसान को की निवेश लागत में कमी भी आएगी। इस तरह यह योजना धारणीय विकास के दर्शन के भी अनुकूल है। अगली योजना है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम योजना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। तो 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम की प्रायोगिक परियोजना पायलट का शुभारंभ किया गया। ई नाम वस्तुतः अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेंडिंग पोर्टल है जो निवर्तमान कृषि उत्पाद विपणन समितियों APMC की मंडियों को एकीकृत कर कृषि उत्पादों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करवाता है। तो ई नाम योजना जो है 14 अप्रैल 2016 को जो है शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या है? तो पारदर्शी बिक्री कारोबार तथा विनियमित बाजार में मूल्य अन्वेषण हेतु एक राष्ट्रीय ई मार्केट का मंच प्रदान करना, व्यापारियों के लिए राज्य के सभी बाजारों हेतु लाइसेंस उपलब्ध कराना, एक कृषि उपज के गुणवत्ता मानकों में एकरूपता लाने तथा खरीदारों को सूचित बोली हेतु सक्षम बनाने के लिए प्रत्येक बाजार में गुणवत्ता परीक्षण का प्रावधान करना। इसके अलावा बाजार फीस की केवल एक ही बार उगाही किसान से पहले थोक खरीद पर को सुनिश्चित करना। चयनित मंडी के पास मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्रावधान करना ताकि किसान इस सुविधा का लाभ जो है मंडी के समीप ही ले सकें। प्रमुख तथ्य क्या है? इनाम पोर्टल की 5वीं वर्षगांठ अप्रैल 2021 पर 3 नई सुविधाओं को शुरू किया गया है। कौन कौन सी? किसानों को मंडी पोर्टल पर बेची जाने वाली उपजों के मूल्य की जानकारी प्राप्त होगी। किसान अपनी फसल का व्यापार अपने खेत से ही कर सकते हैं। और ई नाम पोर्टल पर किसानों को मौसम संबंधी जो है जानकारी भी प्राप्त होगी। प्रगति क्या है? 31 अगस्त 2024 तक की स्थिति के अनुसार 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में अभी तक कुल 1389 मंडियां जो है पंजीकृत की गई हैं। 14 मार्च 2024 तक इनाम पोर्टल पर 1.77 करोड़ से अधिक किसान और 2.56 लाख व्यापारी पंजीकृत हो चुके हैं। इसका विश्लेषण देखते हैं। तो इनाम केवल एक योजना नहीं है बल्कि यह एक यात्रा है जिसका उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना और उनकी कृषि उपज बेचने के तरीके को बदलना है। यह पोर्टल सभी उत्पाद कृषि विपणन समिति APMC से संबंधित सूचनाओं तथा सेवाओं से संबंधित एक एकल खिड़की सेवा प्रदान करता है जिससे किसानों को अपने उत्पादों की उचित कीमत की जानकारी प्राप्त होगी। इससे किसान अपने उत्पादों को बेहतर मूल्य पर
इससे किसान अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त कर पाने में समर्थ होंगे। इसके अतिरिक्त कारोबारी लागत को कम करने तथा पारदर्शिता की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। अगली योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC। कृषि की संवेदनशीलता तथा इसकी विशेष आवश्यकताओं के आलोक में किसानों को संस्थागत स्रोतों बैंकों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में आसानी से तथा समय पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने वर्ष 1998-99 में के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड नामक एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की थी। तो किस वर्ष 1998-99 में RB गुप्ता समिति की अनुशंसा पर आधारित इस योजना का अगस्त 1998 में जो है प्रारंभ किया गया। योजना के अंतर्गत पारदर्शी प्रणाली के जरिए किसानों की अधिकतम साख सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है। इस साख सीमा के भीतर किसान वर्ष भर अपनी आवश्यकता अनुसार धन निकाल सकता है। किसान द्वारा जितना धन निकाला जाएगा केवल उसी पर उसे ब्याज का भुगतान करना होगा। उद्देश्य, तो योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों को कृषि साख आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्थागत स्रोतों के से पर्याप्त मात्रा में साख की उपलब्धता को सुनिश्चित कराना है। कृषि आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। किसके लिए? तो लघु अवधि कृषि आगतों हेतु साख आवश्यकताओं की पूर्ति, फसलों उपरांत व्यय आवश्यकताओं की पूर्ति, उत्पाद विपणन हेतु ऋण, किसानों की उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति, कृषि पर संपत्तियों एवं अन्य सहायक गतिविधियों यथा डेयरी मत्स्य आदि के रखरखाव हेतु, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों यथा पंप सेट, छिड़काव यंत्र, डेयरी आदि में निवेश आवश्यकता हेतु, A से E तक की मदों हेतु लघु अवधि, जबकि मद F हेतु दीर्घ अवधि ऋण की आवश्यकता होती है। पात्रता देखते हैं। तो सभी किसान व्यक्तिगत या संयुक्त जो भूमि के मालिक हों, काश्तकार या मौखिक पट्टेदार और बटाईदार, स्वयं सहायता समूह अथवा संयुक्त देयता समूह जिसमें काश्तकार बटाईदार आदि शामिल हों। प्रमुख तथ्य इसमें देखते हैं। तो KCC योजना का क्रियान्वयन वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक के माध्यम से किया जाता है। योजना के अंतर्गत किसानों की साख सीमा के निर्धारण हेतु एक पारदर्शी एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई गई है। किसानों की भू धारकता, उनके द्वारा प्रस्तावित फसलों की अधिकतम लागत तथा किसानों की उपभोग आवश्यकताओं के आधार पर साख सीमा का निर्धारण किया जाता है। किसान निर्धारित साख सीमा तक किसान निर्धारित साख सीमा तक का धन अपने ऋण खाते से वर्ष भर में जितनी बार चाहे निकाल सकता है। किसानों को केवल उसी ऋण पर ब्याज देना होता है जो वह निकालते हैं, ना कि पूरे ऋण पर। इससे किसानों पर ब्याज का भार भी कम पड़ता है। किसानों को 3 लाख रुपए तक के ऋण पर केवल 7% ब्याज देना होता है, जबकि समय पर 5 वर्ष के अंदर ऋण का पुनर्भुगतान करने पर उन्हें 3% की ब्याज सहायता भी मिलती है। अतः प्रभावी रूप से किसानों को केवल 4% ब्याज ही देना होता है। यदि लाभार्थी अपने ऋण 1 वर्ष के अंदर भुगतान करता है तो उसे ब्याज दर में 3% की छूट और 2% की सब्सिडी प्राप्त होगी, अर्थात किसानों को कुल 5% की छूट प्राप्त होगी। इसका तात्पर्य है कि यदि किसान 1 वर्ष के अंदर ऋण भुगतान कर देता है तो उसे 3 लाख रुपए तक केवल 2% ऋण जो है देना होगा। योजना की वैधता 5 वर्ष की होती है। इसमें केवल एक बार दस्तावेज जमा करना होता है, बाकी वर्षों में नहीं। इससे निरर्थक कागजी कार्रवाई से किसानों का भी बचाव होता है। प्रगति, तो पशुपालन एवं मछली पालन करने वाले किसानों की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 में मत्स्य पालन तथा पशुपालन किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की। इसके अनुसरण में आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार 31 जनवरी 2024 तक बैंकों ने कुल 7.5 करोड़ पात्र किसानों को KCC जारी की। मत्स्य पालन और पशुपालन गतिविधियों की कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ाया गया है। साथ ही संपार्श्विक मुक्त ऋण की सीमा को बढ़ाकर 1.6 लाख कर दिया गया है। उधारकर्ताओं, दुग्ध संघों और बैंकों के बीच त्रिपक्षीय समझौते के मामले में संपार्श्विक मुक्त ऋण 3 लाख रुपए तक जा सकता है। 31 मार्च 2024 तक मत्स्य पालन और पशुपालन गतिविधियों के लिए क्रमशः 3.49 लाख KCC और 34.5 लाख KCC और जारी किए गए। विश्लेषण देखते हैं। KCC योजना अपने पूर्ववर्ती कृषि ऋण योजनाओं से इस अर्थ में श्रेष्ठ है कि इसमें कृषि वित्त के संस्थागत एवं गैर संस्थागत दोनों स्रोतों के गुणों का समावेश है। इसके तहत किसानों को बिना अत्यधिक कागजी कार्रवाई किए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता समयबद्ध तरीके से उपलब्ध हो जाती है। इस योजना के अंतर्गत जहां एक ओर किसानों पर ब्याज का भार कम पड़ता है, वहीं दूसरी ओर नकद के रूप में
मिला वित्त उनके समक्ष विकल्पों को भी बढ़ा देता है। यद्यपि इस संदर्भ में विभिन्न अध्ययन यह बताते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना से अनेक किसान लाभान्वित हुए हैं, तथा कृषि की में अनिश्चितता, आधारभूत संरचनात्मक सीमाएं, किसानों का कृषि के प्रति अनार्थिक दृष्टिकोण आदि के कारण अनेक किसान इससे ऋणग्रस्त भी हुए हैं। निष्कर्षतः कृषि साख के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण योजना है, परंतु इसकी वांछित सफलता हेतु अन्य सहयोगी कदमों को भी उठाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय कृषि मूल्य नीति वर्तमान भारत में राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दोनों स्तर पर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कराना प्रमुख चुनौती है। एक महत्वपूर्ण कृषि उत्पादक देश होने के बावजूद आज भी भारत की एक बड़ी आबादी 2 जून के पर्याप्त भोजन से वंचित है। इस आलोक में भारतीय नीति नियंताओं के समक्ष कृषि मूल्य नीति के माध्यम से दोहरे लक्ष्यों की पूर्ति की चुनौती है। कृषि कीमत नीति के माध्यम से सरकार उत्पादक एवं उपभोक्ताओं दोनों के मध्य संतुलन साधते हुए जहां एक ओर किसानों को उनकी उत्पादों का उचित तथा उत्साहवर्धक मूल्य को सुनिश्चित करवाती है, जिससे वह कृषि में निवेश तथा उत्पादन कार्य के लिए प्रोत्साहित हों, तो वहीं दूसरी ओर इसके माध्यम से उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित कराना भी सरकार का प्रमुख ध्येय है। उद्देश्य क्या है? तो घरेलू आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु खाद्यान्न उत्पादन में संतुलित वृद्धि को प्रोत्साहन देना, कृषि उत्पादों में मूल्य स्थिरता की प्राप्ति, उपभोक्ताओं विशेष तौर पर समाज के कमजोर वर्गों को वाहनीय कीमत पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, मूल्य को स्थिर बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक का निर्माण करना। नीति के उपकरण तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP किसानों को उनकी फसलों का उचित तथा लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष रबी तथा खरीफ की 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। यह मूल्य किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम गारंटी के रूप में होता है, अर्थात यह मूल्य वह है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेची जाने वाली अनाज की संपूर्ण मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहती है। कृषि लागत और मूल्य का आयोग कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस जनवरी 1965 में कृषि मूल्य आयोग के नाम से अस्तित्व में आया। तो ये ध्यान रखिएगा, 1965 में कृषि मूल्य आयोग के नाम से ये अस्तित्व में आया। वर्ष 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। इसका प्रमुख कार्य सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में सलाह देना है। वर्तमान में यह 23 सूचित फसलों, जिसमें से 7 खाद्यान्न फसलें धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ तथा रागी, 5 दालें चना, अरहर, मूंग, उड़द तथा मसूर, 7 तिलहन फसलें मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम एवं राम तिल तथा 4 वाणिज्यिक फसलें नारियल, गन्ना, कपास एवं कच्चा जूट शामिल हैं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। ध्यातव्य है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ना के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य की अनुशंसा करता है। तोरिया और सूखा नारियल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः रेपसीड या सरसों तथा नारियल के समर्थन मूल्य के आधार पर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग निर्धारित करता है। इस प्रकार सरकार कुल 25 फसलों के लिए समर्थन मूल्य घोषित करती है। जब बाजार में अनाजों के मूल्य गिर जाते हैं, तब सरकार किसानों के अनाजों को खरीदकर उनके हितों की रक्षा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा फसल की बुआई के पूर्व ही कर दी जाती है, जिससे कि किसान फसल उत्पादन संबंधी निर्णय ले सकें। MSP का निर्धारण कृषि लागत तथा मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित होता है। तो MSP का निर्धारण जो है कृषि लागत तथा मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित होता है। वसूली या अधिप्राप्त मूल्य प्रोक्योरमेंट प्राइस वह मूल्य जिस पर सरकार किसानों से अनाज की खरीद करती है वसूली मूल्य कहलाता है। वसूली कीमत की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा फसल की कटाई के समय की जाती है। वसूली मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर या उससे अधिक होता है। निकासी मूल्य इशू प्राइस तो यह वह मूल्य है जिस पर केंद्र सरकार केंद्रीय भंडारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों को अनाज निर्गमित करती है। इस प्रकार यह वह मूल्य है जो भारतीय खाद्य निगम राज्यों या राज्य अधिकृत एजेंसियों को अनाज देने के बाद प्राप्त करता है। बफर स्टॉक तो कुछ आकस्मिक परिस्थितियों तथा बाढ़, सूखा, अकाल आदि स्थिति में खाद्यान्न की जरूरतों को पूरा करने तथा उनके मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार खाद्यान्नों का अतिरिक्त स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से रखती है, जिसे बफर स्टॉक की संज्ञा दी जाती है।
इसका प्रमुख उद्देश्य खाद्यान्नों की आकस्मिक स्थिति में उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। भारतीय खाद्य निगम FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 14 जनवरी 1965 को की गई थी। तो FCI की स्थापना जो है 14 जनवरी 1965 को। यह केंद्र सरकार की खाद्य नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी मुख्य एजेंसी है। भारतीय खाद्य निगम का प्रमुख कार्य खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, परिवहन यानी ढुलाई, वितरण तथा बिक्री करना है। FCI के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो किसानों के हितों के संरक्षण हेतु प्रभावी मूल्य संरक्षण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देश भर में खाद्यान्नों का वितरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के प्रचालन तथा बफर स्टॉक को संतोषजनक स्तर तक बनाए रखना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। भारत मानव अधिकारों पर सार्वभौम घोषणा 1948 का हस्ताक्षर करता देश है तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों 1966 के अंतर्राष्ट्रीय करारों जो लोगों के लिए पर्याप्त भोजन के अधिकार को स्वीकार करता है से जुड़ा हुआ है। भारत के संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 47 में यह बात सन्निहित है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह लोगों के पोषण तथा जीवन स्तर को ऊँचा करने एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार को सुनिश्चित करे। इन्हीं सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर सरकार द्वारा 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो है अधिसूचित किया गया। कब? 10 सितंबर 2013 को। जो देश की लगभग 2/3 आबादी को भोजन का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इसी के साथ भारत भोजन की गारंटी देने वाला विश्व का प्रथम देश भी बन गया है। परिभाषा: विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1986 ने खाद्य सुरक्षा को सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर एक सक्रिय तथा स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता के रूप में परिभाषित किया है। वहीं खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार सभी व्यक्तियों को हर समय आवश्यक भोजन तथा भौतिक तथा आर्थिक पहुँच को सुनिश्चित करना ही खाद्य सुरक्षा है। उपयुक्त परिभाषाओं से खाद्य सुरक्षा के 3 आवश्यक तत्व हैं। पहला, खाद्यान्नों की अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भौतिक उपलब्धता, खाद्यान्न हेतु पर्याप्त क्रय शक्ति यानी आर्थिक पहुँच, गुणवत्ता परक तथा पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्धता। उद्देश्य क्या है? तो देश के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त मात्रा में सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, जिससे उन्हें खाद्य एवं पोषण की सुरक्षा मिल सके तथा वह गरिमामय जीवन जी सकें। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान: इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण आबादी तथा 50% शहरी आबादी अर्थात लगभग 2/3 67% आबादी को कवर करने का प्रावधान है। यह अधिनियम देश के नागरिकों को भोजन की कानूनी गारंटी जो है प्रदान करता है। अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों को 3 रुपये, 2 रुपये तथा 1 रुपये प्रति किलोग्राम की सहकारी सब्सिडी कीमत पर क्रमशः चावल, गेहूं तथा मोटे अनाजों की 5 किलोग्राम मात्रा प्रति व्यक्ति प्रति माह प्रदान किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के तहत अंत्योदय अन्न योजना AAY के अति गरीब परिवार भी आते हैं, जिन्हें AAY के अंतर्गत 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार किफ़ायती दर पर प्रदान किया जाता रहेगा। अधिनियम का क्रियान्वयन सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से किया जा रहा है। ध्यातव्य है कि अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों की पहचान करना तथा उनके लिए राशन कार्ड जारी करने का काम संबंधित राज्य सरकार का होता है। अधिनियम में 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिलाओं का नाम जो है मुखिया के तौर पर नामित करने और उन्हीं के नाम पर राशन कार्ड जारी करने का प्रावधान है। और यदि ऐसा नहीं है तो परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य को मुखिया के तौर पर नामित करने का प्रावधान है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक सहायता प्रदान करने संबंधी विशेष प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम के माध्यम से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निर्धारित पोषण मानकों के अनुरूप भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान एवं बच्चे के जन्म के 6 माह बाद तक भोजन के अतिरिक्त न्यूनतम 6,000 रुपये मातृत्व लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान है। अधिनियम में जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का प्रावधान है। अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा लीकेज एवं भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रावधान किया गया है। सुधारों के अंतर्गत खाद्यान्नों की उचित दर की दुकानों के द्वार तक डिलीवरी तथा TPDS का आरंभ से अंत तक कंप्यूटरीकरण किए जाने का प्रावधान है। अधिनियम के तहत खाद्यान्न अथवा भोजन प्राप्त न होने के मामले में पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। 5 जुलाई 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 प्रभावी है। कब से प्रभावी है? 5 जुलाई 2013 से। प्रगति।
तो वर्तमान में यह सभी राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रभावी है। चंडीगढ़, पुदुचेरी तथा दादरा एवं नागर हवेली के शहरी क्षेत्रों में इस अधिनियम को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी विधि से क्रियान्वित किया जाता है। वर्तमान में कुल 80.72 करोड़ व्यक्ति इस अधिनियम से आच्छादित हो चुके हैं, जो नियत लक्ष्य 81.34 करोड़ व्यक्ति के 99% से भी अधिक है। विश्लेषण। देश को भूख तथा कुपोषण से निजात दिलाने के लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करके एक बड़ी जवाबदेही अपने हाथों में ले ली है। यह एक स्वागत योग्य पहल है, किंतु अनेक प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं। एक बड़ा प्रश्न यह है कि खाद्य सुरक्षा पोषण सुरक्षा कैसे बनेगी। यह कानून देश की लगभग 67% जनसंख्या को किफ़ायती दर पर गेहूं, चावल तथा मोटे अनाज का प्रावधान करता है, किंतु कानून में भोजन के अन्य महत्वपूर्ण घटकों यथा दाल, तेल आदि का जिक्र ही नहीं है। यह बात सत्य है कि आज तक किसी भी देश में इतनी बड़ी आबादी को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कानून नहीं बना है। किंतु अहम सवाल यह है कि 5 किलो अनाज से किसी व्यक्ति के महीने भर का पोषण किस तरह सुनिश्चित होगा। बहरहाल सरकार को इस मुहिम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 167 ग्राम अनाज उपलब्ध होगा, जबकि भारतीय चिकित्सा तथा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार एक व्यक्ति को पोषण के लिए प्रति महीने 12 किलो अनाज उपलब्ध होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अधिनियम में किसानों के हित तथा खाद्यान्न भंडारण जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान ही नहीं दिया गया है। यद्यपि अधिनियम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन को सुदृढ़ करने तथा भ्रष्टाचार पर रोकथाम की बात कही गई है, किंतु अनेक सर्वेक्षणों में इसकी क्रियाशीलता पर भी सवाल उठता रहा है। खाद्य सुरक्षा की जरूरत तथा सार्थकता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है, किंतु मौजूदा स्वरूप में यह योजना भुखमरी तथा कुपोषण की समस्या का सही समाधान किस हद तक कर सकेगी, यह अभी भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है। जीरो हंगर प्रोग्राम। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 2017 के अवसर पर भारत के 3 जिलों गोरखपुर उत्तर प्रदेश, कोरापुट उड़ीसा और ठाणे महाराष्ट्र में जीरो हंगर प्रोग्राम की शुरुआत की गई। तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 2017 को जो है भारत के 3 जिलों गोरखपुर उत्तर प्रदेश, कोरापुट उड़ीसा और ठाणे महाराष्ट्र में जीरो हंगर प्रोग्राम की जो है शुरुआत की गई। ये तीनों जिले शून्य भूख जीरो हंगर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य जिलों हेतु एक आदर्श मॉडल के रूप में काम करेंगे। यह कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के सहयोग से शुरू किया गया है। अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2000 को 1 करोड़ अति निर्धन परिवारों के रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। अंत्योदय अन्न योजना कब? 25 सितंबर 2000 को। अंत्योदय परिवारों की पहचान करने तथा इन परिवारों को विशिष्ट राशन कार्ड जारी करने का काम संबंधित राज्य सरकार करती है। ध्यातव्य है कि अंत्योदय अन्न योजना के प्रारंभ में प्रति परिवार प्रति माह 25 किलोग्राम खाद्यान्न का आवंटन किया जाता था, परंतु 1 अप्रैल 2002 से बढ़ाकर इसे प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम कर दिया गया है। वर्तमान में इस योजना के तहत भारत के 2.5 करोड़ गरीब परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज रियायती दर चावल, गेहूं, मोटे अनाज क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये तथा 1 रुपये प्रति किलो के उपयोग पे जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। पात्रता क्या है? तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे किसान, ग्रामीण कारीगर जैसे कुम्हार, मोची, बुनकर, लोहार, बढ़ई, झोगी झुप्पड़ी में रहने वाले और भारवाहक, कुली, रिक्शा चालक, ठेला चालक, फल और फूल विक्रेता, सपेरे, कबाड़ी जैसे अनौपचारिक क्षेत्र में दिहाड़ी आधार पर उपार्जन करने वाले व्यक्ति, निराश्रित तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इसी प्रकार की अन्य श्रेणियों के परिवार। वह परिवार जिसकी मुखिया विधवा, असाध्य रोगग्रस्त अथवा अपंग व्यक्ति अथवा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जिनकी जीविका का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है अथवा जिन्हें सामाजिक सहायता प्राप्त नहीं हो पाती है। विधवाएं अथवा असाध्य रोगग्रस्त व्यक्ति अथवा अपंग व्यक्ति या 60 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के व्यक्ति अथवा अकेली महिला अथवा अकेला पुरुष जिन्हें कोई सामाजिक सहायता प्राप्त नहीं है या जिनकी जीविका का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है। सभी आदिम जनजाति परिवार। तो सभी आदिम जनजाति परिवार हो गए। 3 जून 2009 को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत परिवारों की पहचान हेतु मानदंडों में संशोधन किया गया है। वर्तमान में इसके अंतर्गत सभी BPL परिवारों को HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है। सभी BPL परिवारों के HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो राष्ट्रीय विकास परिषद ने 29 मई 2007 को आयोजित 53वीं बैठक में खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM अक्टूबर 2007 में प्रारंभ किया गया। खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक वर्ष 2011-12 चावल के उत्पादन में 10 मिलियन टन, गेहूं के उत्पादन में 8 मिलियन टन तथा दाल के उत्पादन में 2 मिलियन टन की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था।
इस मिशन को 12वीं पंचवर्षीय योजना इस मिशन को जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखा गया था तथा ये इस योजना हेतु कुल खाद्यान्न उत्पादन में 25 मिलियन टन, 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं, 4 मिलियन टन दाल तथा 3 मिलियन टन मोटे अनाज की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी इसे जारी रखा गया है। उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्र में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने हेतु गेहूं, चावल और दालों के उत्पादन को बढ़ाना, देश के चिन्हित जिलों में कृषि भूमि विस्तार और उत्पादकता संवर्धन के द्वारा धारणीय विधि से चावल, गेहूं, दाल और मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ाना, निजी फार्म स्तर पर भूमि उर्वरता और उत्पादकता का संवर्धन करना, किसानों के आत्मविश्वास में वृद्धि हेतु खेत स्तर पर लाभ को बढ़ाना। योजना का संगठन, तो शुरुआत में इसके तहत 3 संगठन थे, किंतु वर्तमान में इस मिशन के 5 संगठक हैं। तो राखासुमी चावल, गेहूं, दालें, मोटे अनाज तथा वाणिज्यिक फसलें। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दिखाया गया है। तो कौन कौन सा हो गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल, गेहूं, दालें, मोटे अनाज तथा वाणिज्यिक फसलें। ढांचा, तो इसके क्रियान्वयन का ढांचा त्रिस्तरीय है, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में गठित सामान्य परिषद इस मिशन का नीति निर्माणकारी घटक है, जो इस मिशन को दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह योजना से हुई प्रगति एवं विकास की समीक्षा भी करती है। इसकी बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होती है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति का प्रावधान है। जिला स्तर पर यह योजना जो है का कार्यान्वयन कृषि तकनीकी प्रबंधन एजेंसी ATMA द्वारा किया जाता है। अनुदान, तो NFSM केंद्र प्रायोजित मिशन है। इस मिशन के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति NFSMEC की स्वीकृति से राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाता है। विश्लेषण, तो भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लक्ष्य के साथ शुरू हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के घटकों में अब वाणिज्यिक फसलों को भी जोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त मोटे अनाज, जो पोषण एवं आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है, के उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य एक सराहनीय कदम है। यह मिशन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इसमें खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इस दृष्टिकोण के तहत फसल उत्पादन आधारित प्रदर्शन, बीज वितरण, मशीनों की सुलभ उपलब्धता, पौधों के संरक्षण, मृदा में सुधार तथा सूक्ष्म पोषकों के भरण का कार्य किया जा रहा है। इस मिशन के तहत क्षेत्रीय पहलों के माध्यम से कार्यक्रमों का संचालन हो रहा है, जो विविधतापूर्ण भारतीय परिस्थितियों में एक कारगर रणनीति है। परंतु कुछ मोर्चों पर यथा तिलहन उत्पादन तथा खाद्य प्रसंस्करण पर भी ध्यान देना होगा, तभी यह मिशन सच्चे अर्थों में एक खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर पाएगा तथा किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना पाएगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, कृषि और पशुपालन भारतीयों की पारंपरिक आजीविका है। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुधन की दृष्टि से संपन्न भारत में कुल गोवंशीय आबादी 302.79 मिलियन आकलित की गई है। देश में कुल मवेशियों की संख्या 192.49 मिलियन है। गायों की संख्या 145.12 मिलियन, जबकि भैंसों की संख्या जो है 109.85 मिलियन आकलित की गई है। परंतु भारत में विगत कुछ वर्षों से बढ़ती क्रॉस ब्रीडिंग से देसी तथा विदेशी नस्लों की गायों की पहचान पर संकट उत्पन्न हो गया है। इसलिए देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और नस्ल के आनुवंशिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई। 2400 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ वर्ष 2021 से 26 तक अम्ब्रेला स्कीम की राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत भी यह योजना जारी है। उद्देश्य, देसी गोपालू नस्लों का संरक्षण एवं विकास करना, देसी पशुओं की नस्लों का आनुवंशिक सुधार और पशुओं की संख्या में वृद्धि करना, दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देना। प्रोजेक्ट चमन, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2014 में एकीकृत हॉर्टिकल्चर विकास मिशन MIDH के अंतर्गत चमन परियोजना, चमन कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स प्रारंभ किया गया था। इस योजना के तहत बागवानी फसलों के उत्पादन तथा बागवानी फसलों की कृषि संभाव्यता के आकलन हेतु सुदूर संवेदन तकनीक, रिमोट सेंसिंग टेक्निक के प्रयोग द्वारा इसकी वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगाया जाना था। चमन परियोजना का कार्यान्वयन नई दिल्ली स्थित महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र MNCFC महालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 12 राज्यों के 185 जिलों में 7 प्रमुख बागवानी फसलों आलू, प्याज, टमाटर, मिर्च, आम, केला तथा नींबू वंशी फलों के क्षेत्र एवं उत्पादन की संभाव्यता का आकलन किया गया था।
चमन चरण 1 की सफलता के बाद चरण 2 को वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए अनुमोदित किया गया। इसके अंतर्गत 15 राज्यों के 263 जिलों में 7 प्रमुख बागवानी फसलों के क्षेत्र का मूल्यांकन एवं उत्पादन की संभाव्यता का आकलन किया गया। उल्लेखनीय है कि भारत सब्जियों के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान, प्रथम स्थान चीन है। महत्वपूर्ण देसी नस्लों यथा गिर, साहिवाल, राठी, दयानी, थारपारकर, लाल सिंधी और अन्य देसी नस्लों के पशुओं को आनुवंशिक रूप से उन्नत करना, पशुधन और पशुधन के उत्पादों के व्यापार में वृद्धि करना, प्राकृतिक सेवाओं, कृषि एवं प्रजनन के लिए उच्च आनुवंशिक गुणों वाले सांडों का वितरण करना। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में यह है। प्रमुख तथ्य देखते हैं तो यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना का कार्यान्वयन राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देसी नस्लों के प्रजनन के लिए प्रदेशों में गोकुल ग्राम की स्थापना PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर की जाएगी। गोकुल ग्राम पशुओं के पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए चारे का उत्पादन भी करेंगे। गोकुल ग्राम पशुओं को बीमारियों से मुक्त रखने के लिए नियमित रूप से ब्रुसिलोसिस, TB, JD जैसी बीमारियों की जांच करेंगे। इसके अतिरिक्त गांव में एक डिस्पेंसरी और AI केंद्र भी खोले जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। गोकुल ग्राम दूध, जैविक खाद, केचुआ खाद, यूरिन डिस्टिलेट, बायोगैस से विद्युत उत्पादन तथा पशु उत्पादों की बिक्री के माध्यम से आर्थिक संसाधन पैदा करेंगे। इसका विश्लेषण देखते हैं। तो गोकुल मिशन परियोजना के अंतर्गत वैज्ञानिक ढंग से देसी नस्लों का संरक्षण एवं विकास किया जा रहा है। राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम के अधीन राष्ट्रीय गोकुल मिशन द्वारा किए गए कार्य अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि विश्व में भारत का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। उचित एवं सार्थक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस परियोजना का सतत रूप से कार्य करना आवश्यक है। इस योजना से जहाँ एक और खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा, वहीं यह पशुपालकों की आय के स्तर को भी बढ़ाने में सहायक है। डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि योजना। दुग्ध प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2017-18 के बजट में डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना निधि, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड DIDF की स्थापना की घोषणा की थी। 12 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि योजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान की। उद्देश्य क्या है? तो दशकों पुराने प्रशीतन और प्रसंस्करण संयंत्रों को प्रतिस्थापित करने और मूल्य वर्धित उत्पाद संयंत्रों को जोड़ने के लिए पूंजीगत दुग्ध सहकारी समितियों को रियायती दर पर ऋण प्रदान करना है। कार्यान्वयन। परियोजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दुग्ध संघों, राज्य दुग्ध परिसंघों, बहुराज्य दुग्ध सहकारिताओं, दुग्ध उत्पादक कंपनियों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता संस्थाओं और अंतिम ऋण प्राप्तकर्ताओं के माध्यम से किया जाएगा। और निगरानी प्रकोष्ठ परियोजना संबंधी दैनिक गतिविधियों के कार्यान्वयन एवं निगरानी का प्रबंध करेगा। प्रारंभिक तौर पर 2 वर्ष की रियायत समेत पुनर्भुगतान की अवधि 10 वर्ष होगी। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ऋण के भुगतान की गारंटी प्रदान की जाएगी। यदि स्वीकृत परियोजना हेतु अंतिम उपभोक्ता अपने हिस्से का योगदान करने में समर्थ नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा इसका योगदान किया जाएगा। प्रमुख तथ्य। तो परियोजना के तहत एक कारगर दुग्ध खरीद प्रणाली के निर्माण पर बल दिया जाएगा, जिनमें शामिल है दूध को ठंडा रखने के लिए आधारभूत संरचना स्थापित करना, दूध में मिलावट की जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण स्थापित करना, प्रसंस्करण आधारभूत संरचना का निर्माण, आधुनिकीकरण और विस्तार करना, दुग्ध संघों या दुग्ध उत्पादक कंपनियों के लिए मूल्य वर्धित उत्पादों हेतु विनिर्माण संकाय की स्थापना। लाभ क्या है? तो योजना से 50,000 गाँवों के लगभग 95 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त 126 लाख लीटर प्रतिदिन अतिरिक्त दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता, 210 मीट्रिक टन प्रतिदिन दूध सुखाने की क्षमता एवं प्रतिदिन 140 लाख लीटर दूध को ठंडा करने की क्षमता सृजन होगा। साथ ही दूध में मिलावट की जांच हेतु इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और प्रतिदिन 59.78 लाख लीटर दूध के समकक्ष मूल्यवर्धित उत्पादों की विनिर्माण क्षमता का सृजन होगा। प्रारंभ में 12 राज्यों के 35 लाख अर्जित करने वाले दुग्ध संघों के साथ परियोजना की शुरुआत की जाएगी। योजना के कार्यान्वयन से लगभग 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 2 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। विश्लेषण देखते हैं। तो विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। देश में दुग्ध उत्पादों के उत्पादन एवं उपभोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। दुग्ध प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि योजना के कार्यान्वयन से दुग्ध प्रसंस्करण सुविधाओं एवं क्षमताओं में वृद्धि होगी, साथ ही रोजगार के अवसरों में का भी सृजन होगा। तो ये वाला चैप्टर खत्म हुआ। तो दोस्तों
कल हम लोग रोजगार पे करेंगे, जितनी योजनाएं हैं रोजगार की। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।